हाय फ्रेंड्स, हम में से अधिकतर मित्र डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने की जगह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या आपको म्यूचुअल फंड सही तरीके से कैसे सेलेक्ट किया जाता है इसके बारे में आइडिया है, या आपको कोई कह देता है, आपका फंड एडवाइजर या कोई भी बाहर का व्यक्ति या कोई टीवी प्रोग्रामर या कुछ भी, जिसके बेसिस पर आप सेलेक्ट करते हो? तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड का स्पष्ट रूप से सिलेक्शन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना चाहते हो तो आज का वीडियो खास आप ही के लिए बना हुआ है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप खुद किस तरह से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इंफॉर्मेटिव है और जिंदगी में हर व्यक्ति के 100% काम आएगा, ये मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं। आप इसे पूरा जरूर देखिएगा, एक वीडियो आपके लिए पूरी लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो इसलिए विद ऑल द फोकस आप इसे जरूर देखिए, समझिए, बार बार देखिएगा, तब तक जब तक आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर नहीं हो। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछेगा। शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रिसर्च बेस्ड वीडियोस मिलती रहती हैं। और दूसरा, वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आप लास्ट में भूल जाते हैं। लाइक कीजिए ताकि सबका उत्साह बढ़े, हमारा भी उत्साह बढ़े। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है। ये जो स्क्रीन है दोस्तों, ये एक ऐसी वेबसाइट की है जो म्यूचुअल फंड्स की स्क्रीनिंग में आपकी हेल्प करती है। स्क्रीन, इसका नाम है क्या नाम है इसका? नाम है tickertape.in। लेकिन जरूरी नहीं है यही वेबसाइट सबसे अच्छी है, इसके अलावा भी सैकड़ों वेबसाइट और हैं। आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे जा सकते हैं, मॉर्निंग स्टार पे जा सकते हैं, मनी कंट्रोल पे या और भी कहीं पर। प्रोसेस सब पे सेम रहने वाला है। पहली स्टेप, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब भी आप म्यूचुअल फंड को स्क्रीन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो आपको कुछ क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। तो जैसे देखिए, यहां पर लेफ्ट साइड में फिल्टर्स हैं। हम एक एक फिल्टर को पिकअप करेंगे और जो रिजल्ट आएंगे फिल्टर के बाद में वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। तो हम फिल्टर्स यूज करते जाएंगे और यहां पर फंड्स ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे। फंड्स के अलावा यहां पर फंड का नाम है, प्लान है, AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, कैगर मतलब आपकी एनुअल जो रिटर्न आ रहा है उसका, वो एक्सपेंस रेशियो यानी कि फंड पर खर्चा कितना हो रहा है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। आपका सारा ध्यान, ये गलत एक्चुअली पढ़ाई करवाई जाती है ना सब जगह पे, उसका नतीजा है सारा ध्यान सिर्फ इस चीज पे रहता है कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। और दोस्तों, आपको एक चीज मैं साफ तौर पे बता दूं, कभी भी म्यूचुअल फंड आपने अगर पास्ट रिटर्न देख करके खरीदे हैं तो ये बहुत ही डेंजरस स्ट्रेटेजी है, कभी भी मत करिए। रिटर्न हमेशा सबसे लास्ट चीज होनी चाहिए जिसपे आपकी नजर जाए। सबसे पहली जो चीज है वो होनी चाहिए कि ये फंड किस टाइप का है और इसका ओवरऑल एक्सपेंस रेशियोज कितने हैं। जब आप एक मकान किराए पे लेते हैं तो ये समझिए, ये लगभग वैसी एक्सरसाइज है। तो जब आप एक मकान किराए पे लेते हैं तो क्या देख के लेते हैं कि बहुत सुंदर मकान ले या उसका रेंट कितना है, ये पहले देखें। तो आपको रेंट देखे बगैर आप कभी भी मकान नहीं लेते। तो ये एक्सपेंस रेशियो भी रेंट की जैसे ही है, इस पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखिए, जब तक मैंने यहां पर किसी भी तरीके का कोई फिल्टर नहीं लगाया है तो 5276 रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। इसमें सभी तरीके की स्कीम्स आ गई है। अब हम एक एक करके इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में अगर आप फिल्टर्स की बात करें तो यहां देखिए, सबसे पहले ऊपर है म्यूचुअल फंड यूनिवर्स। किस टाइप का फंड है, कौन कौन से हो सकते हैं? लिक्विड फंड्स हो सकते हैं, ELSS फंड्स, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम टाइप के फंड, और भी बहुत सारे। कस्टम फंड, इसमें कमोडिटी फंड, इक्विटी फंड, ये सारे फंड आ गए। प्लान्स कौन से ले सकते हैं? तो IDCW प्लान ले सकते हैं, ग्रोथ प्लान, बोनस प्लान। अब ये सब क्या होते हैं, मोटा मोटा ये मान के चलिए कि सबकी अलग अलग फिलोसॉफी है, बट ग्रोथ प्लान जनरली एक इन्वेस्टर के लिए ज्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसमें मिलने वाला डिविडेंड उसी पैसे में ऐड होकर के और जो वैल्यू है फंड की वो बढ़ा देता है। यानी आपको बार बार रेगुलर इनकम लेने की बजाय अपने फंड की ग्रोथ बढ़ानी है, देन बेटर सेलेक्ट ग्रोथ प्लान। फिर उसके बाद में कैगर है, एक्सपेंस रेशियो है, और बहुत से फिल्टर्स हम लोग ऐड करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला, हम चाहते हैं कि हम कौन सा फंड खरीदें, हम लेते हैं इक्विटी फंड। सो जैसे ही मैं इक्विटी पे क्लिक करता हूं, इसमें भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, इक्विटी में भी। देखिए, इक्विटी में जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 23 टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स है।
कौन कौन से हैं? थेमेटिक फंड्स हो गए। थेमेटिक फंड्स, मैं जरा अपने आप को थोड़ा दूसरी साइड में ले आऊं, एक सेकेंड। ठीक है जी, तो मैंने अपने आप को लेफ्ट में शिफ्ट, राइट में शिफ्ट कर लिया है। हाँ, अब यहां आप देख रहे हैं थेमेटिक फंड। तो पहले समझे थेमेटिक फंड क्या होते हैं। ये वो होते हैं जो सेक्टोरल फंड होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, जैसे आपका आईटी फंड, जैसे रेलवे फंड वगैरह वगैरह। फिर फोकस्ड फंड है जो एक खास फिलोसॉफी पे काम करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इंडेक्स फंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरे फेवरेट भी हैं, और ये आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना चाहिए इन पर। लार्ज कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड जो उल्टा चलते हैं मार्केट से, फ्लेक्सी कैप फंड जो किसी भी तरीके की इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थेमेटिक फंड ग्लोबल जो इंटरनेशनल एक्सपोजर रहता है, मिड कैप फंड, और भी तमाम तरीके के फंड्स यहां पर मौजूद है। तो हम सब पे डिस्कशन करने का भी लंबा वीडियो नहीं कर सकते, तो हम चलिए सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप फंड ले लिया हमने, ठीक है। अब लार्ज कैप फंड में कितने हो गए? 113 रिजल्ट्स। तो आप देख रहे हैं सीधा 5000 से 113 रिजल्ट्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो ये है कि हमें एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा उससे भी पहले आपको नीचे, सबसे नीचे फिल्टर देखना चाहिए एक्सपेंस रेशियो। इसको आप क्या रखें, ये जितना कम उतना अच्छा। तो हम इसमें रखते हैं मिड में, तो हमने मिड ले लिया है। अगर हम यहां इसको स्क्रॉल करके देखेंगे और यहां एक्सपेंस रेशियो पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो आ रहा है 1.588 और सबसे कम जो आ रहा है वो आ रहा है 0.466। यानी लार्ज कैप के अगर आप स्टॉक म्यूचुअल फंड लेते हैं तो 1% से कम, यानी आधा % से भी कम आपको एक्सपेंस रेशियो में आपको फंड मिल सकता है। अब ये फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यस, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आप ये देखिए, अगर आपके फंड ने कितना भी रिटर्न दिया है वो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पे, लेकिन आपको फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है। वो आपको उतना देना ही है, वो किराया है, वो रेंट है, वो फंड मैनेजमेंट चार्जेस मान लीजिए आप उसे, लेकिन वो जितना कम उतना अच्छा। तो एक्सपेंस रेशियो शुड बी ऑलवेज मिनिमम। ये पहला क्राइटेरिया। अब दूसरा क्राइटेरिया, अब जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहां हाई क्लिक किया होता तो आप देखते हैं यहां नंबर ही नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट आप मिड पे ही रखें तो ज्यादा अच्छा है, तो हाई पे और ज्यादा हो जाता। तो सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन क्या यही एक क्राइटेरिया है जिसके हमें ध्यान रखना चाहिए? आंसर है नो। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे कि कंपनी का AUM कितना है। AUM का मतलब ओम, वही जो मंत्र से पहले बोलते हैं। अरे नहीं बाबा, यहां म्यूचुअल फंड के मंत्र से पहले ओम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। कितने एसेट्स हैं मैनेजमेंट में, इसको सीधे शब्दों में समझे तो ये फंड की साइज बताता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि फंड अगर बहुत छोटा होगा तो भी गलत है, और फंड अगर बहुत बड़ी साइज का होगा तो भी सही नहीं है, बल्कि आपको फंड लेना चाहिए जो मीडियम साइज का हो। अब इसका क्या रीजन है? अगर फंड बहुत छोटा है, यानी अगर उसका AUM मान लीजिए 5 करोड़ 10 करोड़ का है, तो वहां बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि इन्वेस्टर्स कम है, इसलिए फंड जो है वो उस पर आप इतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, उसका स्टार रेटिंग भी नहीं होगी, फंड मैनेजर भी उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, सारी चीजें हो सकती है। अगर फंड बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत ही बड़ा फंड है, फिर भी आपको क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए उससे भी बचा जाए। रीजन, अगर फंड बहुत बड़ा होता है ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है फंड मैनेजर के साथ में, कि उसको कोई अगर नया स्टॉक खरीदना है, तो मान लीजिए एक वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जो उसे बहुत सही लग रही है, फंड मैनेजर को मालूम है कि ये एनालिसिस करके ये कंपनी तो लेनी चाहिए, लेकिन वो अगर मान लीजिए 1% भी डालता है और मान लीजिए 200 करोड़ रुपए हो गए वो, क्योंकि अगर बहुत बड़ा 20,000 करोड़ रुपए का फंड है तो 200 करोड़ इज 1%, तो 200 करोड़ हो सकता है सामने वाली कंपनी की कंप्लीट मार्केट कैप हो जाए। तो उस केस में कंपनी में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगा वो उसमें। तो सेबी के कुछ रूल्स भी बताते हैं कि आप एक क्षमता से ज्यादा आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वहां पर बड़ा फंड मैनेजर जो है ना बंध जाता है। इसके अलावा बड़े साइज के फंड मैनेजर में चीजें बहुत ज्यादा एवरेज आउट होती है, और साथ में मार्केट जब गिरता है तेजी से तो रिडम्पशन भी सबसे ज्यादा उसी में लगते हैं। तो उस केस में वहां पर भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है। तो बेटर है कि मीडियम साइज का फंड पर आप फोकस रखें। अब आप लॉजिक तो समझ ही गए, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अब हम क्या करें, अब हम देखते हैं 3 साल का कैगर, यानी कैगर जो है ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए आप सीधे शब्दों में इसे, इसको भी आप रखिए मिनिमम, सॉरी इसको भी आप रखिए मिड में। क्यों? क्योंकि अगर कोई नेगेटिव रिटर्न देने वाला फंड है या कोई जीरो या उसके आसपास रिटर्न देने वाला फंड है पास्ट में, तो वो भी आपके काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले से ही लूजर है, तो ऐसे लूजर फंड्स में काय को पैसा लगाना। दूसरा, अगर कोई किसी ने पिछली बार सबसे ज्यादा रिटर्न दिए है, और यहीं पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स गलती करते हैं कि जिस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न पिछले साल दिए हैं, सब सोचते हैं कि इस फंड में पैसा लगा दूं क्योंकि आगे भी ये ऐसा रिटर्न देगा, जबकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्ट रिटर्न्स आर नेवर द गारंटीड ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। इसलिए पास्ट रिटर्न्स को देख करके मात्र इन्वेस्ट करना इज अ डेंजरस थिंग। तो कोशिश करिए कि मीडियम टाइप ऑफ रिटर्न मिले। हमारे लिए रिटर्न से ज्यादा जरूरी है एक्सपेंस रेशियो और एसेट अंडर मैनेजमेंट। मैं जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं दोस्तों, उसी सीक्वेंस में आपको ये चीज ज्यादा हेल्प करेगी। तो मैंने कैगर ले लिया मिड का। अब देखिए 3 क्राइटेरिया लगाने के बाद में, और मेरे पास में फंड बचे 62, अभी भी ज्यादा है। अब मुझे क्या करना है, मैं जाता हूं ऐड फिल्टर पे। ऐड फिल्टर पे जाके देखेंगे तो यहां आएगा स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन कि भाई स्कीम में एग्जिट लोड क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले हमें नजर डालनी है एग्जिट लोड पर ही, क्योंकि ये एएमसी है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बेंचमार्क, मिनिमम, लॉक इन पीरियड, ये सब तो लॉक इन पीरियड तो चाहिए ही नहीं। एग्जिट लोड पे क्लिक कीजिए। अब एग्जिट लोड क्या है? एग्जिट लोड वो है जिससे हमें पता पड़ता है कि जब हमें इसे बेचना होगा तो हमसे फंड हाउस जो है वो कितना पैसा चार्ज कर लेगा एग्जिट करने का। तो कोशिश करिए इसको भी मिनिमम रखें। तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, फिल्टर यहां पर आ गया नीचे। अब एग्जिट लोड में मैं क्या कहूंगा कि मुझे तो एग्जिट लोड चाहिए ही नहीं, तो मैं कहूंगा इसको 0 ही कर दो जी। काहे का एग्जिट लोड क्यों चाहिए? पर 0 पर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, यहां भी दिक्कत। यानी 1 सेकेंड, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये लार्ज कैप स्टॉक्स जो है उनके अंदर फंड्स में मिनिमम जो आपका आ रहा है 0.5 एग्जिट लोड आ रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उस केस में, अच्छा ये 0.5 ही आ रहा है, सही सेलेक्ट कर लिया हमने कुल मिला करके। तो एग्जिट लोड जो है वो हम लोगों ने मान लीजिए इसको एक सेकेंड, ठीक है। अब ये पता नहीं वेबसाइट का क्या इशू है, खैर हम इसको वापस हटा करके भी लगा देते हैं। इसको रीसेट किया हमने। अब देखिए एग्जिट लोड कितना आ रहा है यहाँ पर 1%, और अगर 1% मैक्सिमम एग्जिट लोड है, लेकिन हमें इतना चाहिए ही नहीं, तो हम कहते हैं कि हमको तो ना ये जी 0.5 तक ही चाहिए, 0.5। वैसे तो एग्जिट लोड ना हो तो ज्यादा अच्छा। तो अब यहां पर ये नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको 0.0 कर दूं तो भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये कोई फिल्टर की प्रॉब्लम है, अभी मैं इसको रीसेट कर रहा हूं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको एग्जिट लोड कम ही रखना है, और ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये फंड हमें सेलेक्ट हो गए। अब ये जो ऊपर जो फंड है ना, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप, यहां देखिए एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.75 विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर्स, और साथ में एग्जिट लोड इसमें 0 है। तो ये एक फंड है जिसपे आपकी नजर हो सकती है। फिर इसके बाद में एक और फिल्टर ऐड करते हैं, और हम ले लेते हैं रिटर्न्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि रिटर्न्स हमेशा गड़बड़ रहते हैं। फिर देखते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप के रेशियोज हैं, तो रेशियोज को तो ज्यादा डिटेल में जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। अभी तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम एक और इसमें डाल देते हैं, अल्फा का देखते हैं अगर हम इसमें डाल पाते हैं तो। एक सेकेंड, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया अल्फा। अल्फा क्या है? एडिशनल रिटर्न एज कंपेयर टू द मार्केट। ये रिटर्न कितना ज्यादा जनरेट कर पा रहा है, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा, बट ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, एंड दिस शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब आप अल्फा सेट करते हैं, और मान लीजिए मैं कहता हूं अल्फा को मैं ले लेता हूं कि भाई 1% से तो ऊपर ही होना चाहिए इसका अल्फा, तो मैं ये ले लेता हूं। तो अब हमारे पास में फंड बचे 56, ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए लार्ज कैप में जाने की बजाय यहां पर इंडेक्स फंड पे जाऊं, तो मुझे मिलेगा कितने फंड? 78, ठीक है। और 78 के बाद में मान लीजिए इसमें से AUM को मिडिल में ले आऊं, एक सेकेंड। तो देखिए थोड़ा सा फिल्टर्स में एडजस्ट करने के बाद में मेरे पास जो फंड्स बचे हैं वो बचे हैं 3 फंड्स, क्योंकि मैंने क्या किया, लार्ज कैप को सिलेक्ट किया है, और मैंने अल्फा को मैक्सिमम रखा है 0.74 से 41। मैंने एग्जिट लोड को 1 के आसपास में रखा हुआ है,
सॉरी 1 से कम रखा हुआ है, एक्सपेंस रेशियो को हमने 1 के आसपास रखा हुआ है, और साथ में कैगर जो है वो मैंने मिडिल पे रखा हुआ है, एसेट अंडर मैनेजमेंट मैंने मिड में रखा हुआ है। और इस तरह से दोस्तों ये फिल्टर्स से खेलने के बाद में, इनको सही करने के बाद आई एम लेफ्ट विद जस्ट 3 रिजल्ट्स। 3 रिजल्ट्स बचे 5000 में से। अब यहां मेरे पास में है IDCW और ग्रोथ, तो मैं सेलेक्ट करूंगा दोस्तों ग्रोथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फंड का जो रिटर्न है वो उसी में ऐड हो जाए। तो यहां इन 3 फंड्स में आप देख सकते हैं कि मिडल वाला जो फंड है दैट इज ग्रोथ फंड, एसेट अंडर मैनेजमेंट उसका 38,000 करोड़ रुपीज है, विच इज रियली गुड, अच्छी साइज है। कैगर जो है 11.22 का दे रहा है, यानी कि ये एवरेज रिटर्न 11 का दे रहा है, जो भी ठीक है। एक्सपेंस रेशियो इसका आधे % के आसपास है। एग्जिट लोड 1 है, जो भी कम होना चाहिए था, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको लेता हूं। एंड अल्फा इसने जनरेट किया है 0.75, यानी पॉजिटिव अल्फा। तो इस तरह से हम 5000 स्टॉक से पहुंच गए हैं 5000 फंड से पहुंच गए 3 फंड्स पे। तो दोस्तों ये एक तरीका है फंड्स को सेलेक्ट करने का। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई कंफ्यूजन है और आप चाहते हैं कि इस पर एक सब्सिक्वेंट वीडियो और बनाया जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन ये यकीन मान के चलिए इस तरह से आप फिल्टर्स को यूज करके एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या चीज ध्यान रखनी है? पहली चीज हमेशा ये ध्यान रखिए, कंपनी का फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो, एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज जो है वो मीडियम में हो, एग्जिट लोड ना हो तो ज्यादा अच्छा है, और अगर हो तो बहुत कम हो, साथ में थेमेटिक फंड ना हो। थेमेटिक फंड्स को दोस्तों अवॉइड करिए, खास तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, रेलवे फंड, आईटी फंड, फलाना फंड, ढीम का फंड, ये सेक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं, और अगर सेक्टर किसी वजह से डाउन होता है तो इन फंड्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता दूसरी जगह इन्वेस्ट करने का। सो दोस्तों हमेशा कोशिश करिए कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में जाएं या फिर इंडेक्स फंड्स में जाएं। तो इंडेक्स फंड बेसिकली क्या करते हैं कि वो निफ्टी को ट्रैक करते हैं, या निफ्टी के जो अलग अलग बेंचमार्क्स हैं, अलग अलग जो उनकी इंडाइसेस बनी हुई है उनको ट्रैक करते हैं, तो वहां एक डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। और एक फायदा सबसे बड़ा क्या होता है कि जब आप निफ्टी 50 या निफ्टी 150 या उस यूनिवर्स के किसी फंड को लेते हैं, यानी इंडेक्स फंड को लेते हैं, मतलब जो इंडेक्स को फॉलो करता है उस फंड को लेते हैं, तो उसमें इंडिया की टॉप कंपनीज ऑटोमेटिकली भी शामिल हो जाती है। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन या कोई पर्टिकुलरली आपको कोई इक्विटी फंड मैनेजर की गलती की वजह से नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये एक फंड को कैसे सेलेक्ट किया जाता है ये वीडियो आपके जरूर काम में आएगा, और आपको काफी क्लैरिटी इससे मिली हुई होगी। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइए, और आपका कोई और सुझाव है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों एक काम जो आपको जिम्मेदारी समझ के हमेशा करना है वो ये है कि वीडियो को हमेशा लाइक करना है और सारे दोस्तों को शेयर करना है। मैंने देखा है 42% मेरे मित्र ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर इस वीडियो को, मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 68% की, 38% उन लोगों की जो शेयर नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये गलती कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी नॉलेज औरों तक पहुंचाएंगे, उनको फायदा होगा, वो भी दिल से आपको थैंक यू कहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।